आज के जमाने में तो बीमारियों का इलाज आसानी से निकल आता है, लेकिन पुराने दौर में छोटी सी छोटी बीमारी हजारों लोगों की जिंदगी तबाह करके रख देती थी। इसी तरह आज की कहानी में भी हम ऐसी ही तबाही को देखेंगे। सीन की शुरुआत कोरिया के एक पुराने रात से होती है, जहाँ संगहुई नामी डॉक्टर राजा के लिए अपने एक स्टूडेंट के साथ दवाई लेकर जाता है। संगहुई कमरे में अंदर आने से पहले अपने स्टूडेंट को बिस्तर के नीचे झांकने से सख्ती से मना करता है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कमरे में बड़ा सा पर्दा लगा है, जैसे कि इसके पीछे कुछ छुपाया जा रहा हो। जैसे ही संगहुई का स्टूडेंट पर्दे के नीचे से हाथ डालकर दवाई की ट्रे को अंदर की तरफ धक्का देता है, वैसे ही खौफनाक आवाज के साथ कोई उसे अंदर खींच लेता है और ऐसे उसकी वहीं मौत हो जाती है। आगे पूरे राज में कोई ये खबर पोस्टर्स के जरिए फैला देता है कि राजा मर चुका है, जिस पर आर्मी के हेड बॉम की नजर पड़ जाती है। बॉम फौरन उन तमाम सिपाहियों को मरवा देता है जो इस खबर को फैलने से नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ स्कॉलर्स यानी पढ़े लिखे लोगों को पकड़कर बांधी बनाया जाता है, जहां उन सब पे जुल्म करके ये बात निकलवाने की कोशिश की जाती है कि आखिर किस दिन पोस्टर्स को फैलाया है। एक स्कॉलर बॉम के पिता हाकचू, जो कि राजा के ससुर भी थे, उन पर इल्जाम लगाता है। ये सुनकर हाकचू लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए उस पर राजकुमार चैंग के साथ मिलकर गद्दारी करने का इल्जाम लगा देता है। यहाँ ये बात साफ थी कि हाकचू चैंग को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह राजा की दूसरी बीवी का बेटा था। अब हम चैंग को देखते हैं, जो काफी दिनों से रानी के कमरे के सामने घुटने टिकाकर बैठा था। वो रानी से अपने पिता यानी राजा से मिलने की भीख मांग रहा था, जिन्हें स्मॉल पॉक्स नामी बीमारी होने के बाद किसी ने भी 10 दिन से नहीं देखा था। रानी चैंग को इजाजत नहीं देती, जहाँ वो सबके सामने यही वजह रखती है कि कहीं चैंग बीमारी बाहर न ले आए। ऊपर से रानी प्रेग्नेंट भी थी, इससे जब चैंग जबरदस्ती करने लगता है तो वो उसे अपने लोगों से बाहर निकलवा देती है। चैंग कमरे में वापस आकर अपने वफादार साथी योंग को शाही हॉस्पिटल से वो जर्नल चुराने के लिए भेज देता है, जिसमें उसके पिता की बीमारी के बारे में लिखा था। इसके बाद बेसब्र चैंग खुद राजा के महल में घुस जाता है, जहाँ अंदर राजा के कमरे के बाहर पहुँचते ही उसे दरवाजे के पीछे किसी जानवर की परछाई नजर आती है, जिसके साथ ही बहुत खतरनाक स्मेल उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अचानक वहाँ अंधेरा छा जाता है, जहाँ चैंग के आगे बढ़ने से पहले बॉम्बों से रोक लेता है। चैंग उसे साइड पर करते हुए राजा के कमरे में घुस जाता है, जहाँ वो हाकचू को राजा के खाली बिस्तर के सामने बैठा देखता है। हाकचू चैंग को बताता है कि राजा रानी के साथ रह रहे हैं, जिसके बाद वो चैंग को बदतमीजी से वहाँ से बाहर भिजवा देता है। वापस आकर योंग चैंग को जर्नल देता है, जिसे पढ़ने पर चैंग को पता चलता है कि उस जर्नल के कागज खाली पड़े हैं, यानी शाही डॉक्टर्स भी राजा की बीमारी के बारे में कुछ छुपाने में लगे हैं। चैंग को जर्नल से पता चलता है कि आखिरी डॉक्टर जिसने उसके पिता को चेक किया था वो संगहुई है, लेकिन वो डॉक्टर 3 साल पहले ही महल छोड़कर जा चुका था। यहाँ चैंग योंग के साथ संगहुई को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ संगहुई के क्लिनिक पर हम उसकी एक और स्टूडेंट सीओबी से मिलते हैं, जो लोगों का इलाज करने में लगी थी। तभी वहाँ संगहुई एक लकड़ी के डिब्बे के साथ लौटता है, जिसे खोलने पर इन्हें उसी स्टूडेंट की लाश मिलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सीओबी लाश पर दांतों के निशान देख के संगहुई से सवालात करने लगती है, लेकिन वो किसी का भी जवाब दिए बगैर अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है। हाकचू अपने राज के बाकी बड़े अहम लोगों के साथ पोस्टर्स फैलाने वाले के बारे में बात करने लगता है, जहाँ वो सारा इल्जाम चैंग पर डाल देता है, ये कहकर कि वो खुद राजा बनने के लिए ये सब कर रहा है। वो चैंग को गिरफ्तार करने निकल जाता है, जहाँ छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि चैंग महल से गायब हो चुका है। जल्द हाकचू को पता चल जाता है कि चैंग संगहुई को ढूंढने निकला है, इससे वो बॉम्ब के साथ कुछ सिपाहियों को उसे मारने के लिए भेज देता है। सीओबी जब जड़ी बूटियां जमा करके क्लिनिक पर लौटती है तो उसे वहाँ के सब लोग खुशी खुशी खाना खाते हुए दिखते हैं, जबकि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। सीओबी मरीजों में से एक शन नामी लड़की को खाना पकाते देख के उसे सवालात करने लगती है, जो उसे बता देता है कि उसने संगहुई की लाई हुई लाश को पकाकर सबको खिला दिया। सीओबी क्लिनिक के बाहर आकर शन से बहस करने लगती है कि तभी वहाँ मौजूद सारे मरीज अचानक मर जाते हैं। दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि तभी क्लिनिक के बंद दरवाजे के पीछे से इन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है। जब ये लोग दरवाजे में मौजूद सुराख से अंदर झांकते हैं तो एक ज़ॉम्बी नुमा मरीज जानवरों की तरह इन पर चलाता है, जिससे पता चलता है कि सारे मरीज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। चैंग आखिर योंग के साथ क्लिनिक पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ का मंजर इन्हें खौफजदा कर देता है, क्योंकि क्लिनिक चारों तरफ से नौकीली खून से रंगी हुई लड़कियों से घिरा हुआ था। चैंग हिम्मत करके योंग के साथ अंदर जाता है, जहाँ हर तरफ बस अजीब सा सन्नाटा था। गलती से चैंग का पैर एक लकड़ी में फंस जाता है, जहाँ नीचे झांकने पर उसे ढेर सारी लाशें मिलती हैं। चैंग फौरन उस इलाके के सिपाहियों को बुलाकर लाशों को बाहर निकलवाता है, लेकिन उनमें संगहुई की लाश ना देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो भी जिंदा है। क्लिनिक जिस गांव में था वहाँ का आर्मी हेड जो को फौरन लाशों की खबर दी जाती है, जहाँ एक गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने जंगल में शन नामी आदमी को लकड़ियाँ जमा करते देखा है। सबका शक शन पर चला जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शन लाशों को छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। योंग को जड़ी बूटी बेचने वाले से सीओबी का पता चलता है, जो पहाड़ों के पीछे खास जड़ी बूटी को ढूंढ रही है। चैंग योंग के साथ फौरन सीओबी के पास पहुँच
पहुँच जाता है जो खुदाई करने में लगी थी। जब स्योबी को पता चलता है कि लाशों को बाहर निकाल लिया गया है तो उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। वो चैंग को चेतावनी देती है कि उन लाशों को सूरज ढलने से पहले वापस बंद कर दिया जाए वरना तबाही हो जाएगी। साथ ही वो इन्हें ये भी बताती है कि संग हुई ने अपने जर्नल में खास जड़ी बूटी के बारे में लिखा था जिसकी मदद से ये लोग इस बीमारी का इलाज निकाल सकते हैं। चैंग ये सुनकर योंग को स्योबी के साथ क्लिनिक की तरफ भेज देता है और खुद संगुई का जर्नल ढूंढने निकल जाता है। इतने में शिन जो लकड़ियाँ लेकर क्लिनिक की तरफ आ रहा था लाशों को बाहर देख के फौरन उन्हें जलाने की कोशिश करता है लेकिन जो उसे गिरफ्तार करवा देता है। चैंग संगुई के घर जब उसका जर्नल लेने पहुँचता है तो वहाँ बॉम्ब पहले से ही अपने 2 साथियों के साथ उसका इंतजार करते हुए नजर आता है। चैंग सीधा बॉम्ब से जड़ी बूटी के बारे में सवाल करता है जहाँ बॉम्ब उसे बता देता है कि राजा तो उसी जड़ी बूटी से जिंदा किया गया है जब तक रानी अपने बेटे को जन्म ना दे दे। चैंग सब समझ जाता है जहाँ वो गुस्से में आकर बॉम्ब से लड़ना शुरू कर देता है। स्योबी योंग के साथ जो के पास पहुंचकर शिन का साथ देने लगती है लेकिन जो इन्हें पागल समझकर कैद खाने में डलवा देता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये राज खुलता है कि संगवी राजा की मौत के वक्त वहीं मौजूद था लेकिन हाकचू जानता था कि जब तक रानी का बेटा पैदा नहीं होगा तब तक राजा के बाद गद्दी पर चैंग का हक है। इससे बस संगवी से जबरदस्ती राजा को ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा करवा देता है ताकि सही वक्त आने पर वो उसे खुद मार दे। प्रेजेंट में क्लिनिक में बारी बारी लाशें जिंदा होने लगती हैं जहाँ लोगों में भी हड़बड़ी मच जाती है लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाता। चैंग और बॉम्ब की लड़ाई घर के अंदर आने वाली आवाज से रुकती है जिसे चेक करने पर इन्हें संगुई मिलता है जो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो एक सिपाही को काट लेता है जो भाग जाता है जहाँ उसकी योंग से मुलाकात होती है। दोनों साथ दरिया की दूसरी तरफ मौजूद गाँव को आग से लिपटा देखते रह जाते हैं। बॉम्ब ज़ॉम्बी से भागता हुआ अपने आप को स्योबी के साथ जेल में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ शिन जो जेल से भाग निकला था बच्चे कुछ लोगों की सुरक्षित रहने में मदद करता है। जल्द बीमारी पूरे शहर में फैल जाती है जहाँ ज़ॉम्बीज़ दरिया को पार करने लगते हैं। चैंग योंग के साथ भागता हुआ शहर के बॉर्डर पे आता है लेकिन वहाँ का दरवाजा चोक आदमी पहले ही बंद कर चुका था। जब चैंग उसे दरवाजा खोलने का हुक्म देता है तो चोक का साथी अपने आदमियों से उन लोगों पर तेज से हमला करवाने लगता है। इतने में वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जिनसे बचने के चक्कर में चैंग और योंग समुद्र में छलांग लगाकर दूसरी ओर निकल आते हैं। महल में हाकचू रानी के साथ राजा को एक नौकरानी का खून पीते देखते हुए नजर आते हैं। जल्द सुबह हो जाती है जहाँ ज़ॉम्बीज़ अपने आप रुक जाते हैं। जो स्योबी के साथ बाहर निकल आता है जहाँ वो शिन और स्योबी से सारी सच्चाई बताने का कहता है। स्योबी यहाँ सबको समझाती है कि ये सब अजीब सी बीमारी का शिकार है जिन्हें सिर्फ गला काट कर या जलाकर मारा जा सकता है। तभी वहाँ चैंग आकर चौक के उस साथी के गले पर तलवार रख देता है जिसने इन्हें बॉर्डर के पार नहीं जाने दिया। यहाँ चैंग सबको अपने राजकुमार होने की सच्चाई बता देता है और सब फौरन उसके सामने झुक जाते हैं। चैंग फौरन चौक को सारी बॉडीज को जला देने के लिए कह देता है और बचे कुछ लोगों को कश्ती के जरिए दूसरे पार ले जाने का हुक्म देता है। महल में हेड स्कॉलर अपने लोगों को बचाने के लिए हाकचू के खिलाफ सबूत ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो चैंग की भी मदद कर सके। यहाँ ये लोग राजा से किसी भी हाल में मिलने का प्लान बनाने लगते हैं। चैंग स्योबी को बात करने अपने पास बुला लेता है जहाँ पीछे चौक आदमी उसे आकर बताता है कि सिर्फ एक कश्ती बची है जिसे सब लोगों को ले जाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि लाशें भी हर जगह फैली हुई हैं, इससे ये लोग उन्हें जलाने में भी नाकाम हो चुके हैं। स्योबी चैंग को बताती है कि जिस रात ये बीमारी पहली बार फैली थी तब इनकी संगुई से मुलाकात हुई थी जिसने इन्हें एक खास फूल के बारे में बताया था और अब वो फूल सबका इलाज कर सकता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि बहुत ढूंढने पर स्योबी अभी तक फूल को नहीं ढूंढ पाए हैं। चैंग योंग को हाकचू की करतूतों की भी खबर दे देता है जिसके बाद ये लोग कश्ती को देखने समुद्र किनारे आते हैं। यहाँ पता चलता है कि जो अपने शाही लोगों के साथ कश्ती लेकर भाग गया है लेकिन वो सारे आम लोगों को पीछे छोड़ गया है। जल्द अंधेरा होने वाला था इसीलिए चैंग बाकी बचे कुचे लोगों के साथ जंगल के बीच में मौजूद एक घर में छुपने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन्हें बहुत सी लाशें मिलती हैं जिस वजह से ये लोग अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। बूढ़े लोग जिन्हें घोड़ा गाड़ी में ले जाया जा रहा था उनकी गाड़ी बीच में फंस जाती है जहाँ चैंग बाकी सबको घर के अंदर जाने का कहकर खुद गाड़ी को धक्का देने लगता है। ऐसे अंधेरा हो जाता है जहाँ योंग और शिन भी चैंग की मदद करने आ जाते हैं। आखिर गाड़ी निकल जाती है जिससे ये लोग भगाते हुए घर की तरफ आने लगते हैं। शिन रास्ते में बड़ी एक सिपाही की गन उठाकर पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे इनकी जान बच जाती है और ये लोग सुरक्षित घर के अंदर आ जाते हैं। जो वाली कश्ती पर एक योद्धा की माँ अपने बेटे की लाश को छुपाकर साथ ले आती है जो रात होते ही जिंदा होकर सब पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। सुबह होते ही सारे ज़ॉम्बीज़ गायब हो जाते हैं जहाँ सब लोग चैंग का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चैंग अपने साथ लाया हुआ खाना इन लोगों में बंटवा देता है जिससे चैंग की इज्जत इनकी आंखों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चैंग योंग से बात करता है कि उन्हें एक ताकतवर योद्धा को ढूंढना होगा जिसके साथ ये लोग हाकचू को रोक सकते हैं। शिन इनकी बातें सुनकर इनकी मदद करने की इजाजत मांगता है जहाँ योंग उस पर शक करने लगता है क्योंकि शिन ने जिस तरह ज़ॉम्बीज़ पे गोलियां चलाई थी वैसे बस कोई योद्धा ही कर सकता है। शिन के कुछ कहने से पहले घर के दरवाजे पर आवाजें आने लगती हैं। यहाँ चैंग का हाकचू के लोगों
से सामना होता है जो उसे गिरफ्तार करने आए थे। योंग उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाकजू जिसे अपने बेटे का कटा हुआ सर मिला था, उसने हर हाल में चैंग को खत्म करने का हुक्म दिया था। इससे वो सिपाही उन सब पर तीरों से हमला कर देते हैं। काफी लोग मारे जाते हैं, जिनका दोषी चैंग खुद को मानने लगता है। शिन और स्यो भी सिपाहियों से लड़ने में इनकी मदद करते हैं। जहाँ बाकी लोगों को सुरक्षित दूसरी तरफ जाने का कहकर चारों योद्धा आन से मिलने निकल जाते हैं। हेड स्कॉलर को गांव में आग लगने की खबर मिलती है, जिस वजह से वो हाकजू के सामने हर हाल में राजा से मिलने की जिद करता है। आखिर हाकजू से राजा के पास ले आता है, जिसे इन्होंने बिस्तर से बांधा हुआ था। यहाँ हाकजू सबको अपनी तरफ करने के लिए इन्हें ये बता देता है कि राजा अजीब सी बीमारी का शिकार है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने उसे बांधा हुआ है। इसके बाद हाकजू हेड स्कॉलर पर गद्दारी का इल्जाम लगा देता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ छानबीन करवा रहा था, जिसकी खबर पहले ही हाकजू को हो चुकी थी। हाकजू इन लोगों को सजाए मौत सुना देता है, जिसके बाद वो रानी के पास आकर उसे भी बॉम्ब की मौत के बारे में बता देता है। चैंग बाकी तीनों के साथ रास्ते में रेस्ट करने के लिए रुकता है, जहाँ से वो भी जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढने चली जाती है। योंग चैंग को शिन से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि अभी इन्हें उसकी असलियत का नहीं पता। तभी शिन आसपास का चक्कर लगाकर चैंग को बताता है कि करीबी गांव के सारे लोग भी भाग चुके हैं। स्योबी को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और वह चिल्लाती हुई चैंग के पास लौट आती है। झाड़ियों में से खून से लिपटा हुआ जो निकलता है, जो कश्ती के लोगों में से बचने वाला वाहिद इंसान था। चैंग उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन जो उन्हें खबर देता है कि कश्ती के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और कश्ती उसी गांव की तरफ बढ़ती चली आ रही है जहाँ योदाहन रहते हैं। चैंग ये सुनते ही फौरन अपना सफर दोबारा शुरू कर देता है। योदाहन को उसके सिपाही दरिया के पार गाँव में होने वाली घटना की खबर दे देता है, जिस वजह से वो अपने लोगों के पास जानकारी लेने आ जाते हैं। यहाँ एक आदमी इन्हें दरिया के पास मिलने वाली खाली कश्ती के बारे में बताता है, जिसे योदाहन खुद देखने आते हैं। कश्ती में हर जगह खून होने के बावजूद इन्हें एक भी लाश नहीं मिलती, जो सबके लिए परेशानी की बात थी। चैंग जंगल के बीच मौजूद लोगों की भीड़ के पास पहुंच जाता है, जो शाही खाने के मजे ले रहे थे। यहाँ जो इनके साथ मौजूद था, करीब खड़ी एक औरत पर शाही कपड़े देख के समझ जाता है कि इन लोगों ने कश्ती से सामान चुराया है। चैंग इन सबको चोरी करने पर सजा देने की बात करने लगता है, जिस पर गाँव वाले माफी मांगते हुए चैंग को उन लाशों तक ले जाने का वादा करते हैं, जिन्हें इन्होंने दफना दिया था। योदाहन भी छानबीन करते हुए लाशों के दफन होने वाली जगह के करीब पहुँच जाते हैं। गाँव वाले चैंग को झाड़ियों के बीच में ले आते हैं, जहाँ ये लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी अंधेरा हो जाता है और जमीन में दफन लाशें जाकर इन पर हमला करने लगती हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए लाशों पर वार करने लगते हैं। अचानक आसमान से आग लगे तीरों की बारिश होती है और योदाहन अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचकर चैंग की मदद करते हुए सबको मार डालते हैं। चैंग योदाहन के साथ इनके गाँव पहुँच जाता है, जहाँ वो याद करता है कि योदाहन ही वाहिद इंसान थे जो बचपन में चैंग का सहारा बने और आज चैंग उनकी वजह से ही इतना बहादुर है। चैंग योदाहन के घर में बैठकर उन्हें हाकजू की सारी कहानी सुना देता है, जहाँ वो उनसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन योदाहन उल्टा उसे कोई जवाब न देते हुए फिलहाल रात के लिए आराम करने का कह देते हैं। बाहर स्योबी योंग से अपने शक को जाहिर करते हुए बताती है कि योदाहन के लोगों को ज़ॉम्बीज़ को मारने का तरीका कैसे पता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से इनके बारे में जानते हो। तभी चैंग बाहर आ जाता है, जिसे योंग योदाहन पर शक करने वाली बात कहने लगता है, लेकिन चैंग जिन पर पूरा भरोसा करता था, योंग की सारी बातों को ठुकरा देता है। सुबह शिन अपने पुराने गाँव के पास आता है, जो अब तबाह हो चुका था। यहाँ उसे इसके गाँव वालों की लाशें भी दफन मिलती हैं, जिन्हें देख के उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जो को कहीं से ये पता चल जाता है कि महल की तरफ से बड़ी सेनाएं चैंग को मारने के लिए निकल चुकी हैं। ऐसे वो स्योबी को उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन स्योबी जिसे उसे नफरत हो चुकी थी, उसे साफ इनकार कर देती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, किसी घर में रह रही हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी देखभाल के लिए खाना कौन भेजाता है, लेकिन ये खाना पानी मिलने पर ही खुश हैं। इन औरतों में योंग की बीवी भी है, जिसे योंग चैंग के साथ जाने से पहले यहाँ छोड़कर गया था। रानी आखिर राजा की गद्दी पर कब्जा करते हुए सबको बता देती है कि राजा किसी बीमारी का शिकार है, जिस वजह से उनके ठीक होने तक वो राज करेगी। रानी का पहला हुक्म महल के पास मौजूद बस्ती को बंद करवा देना था, जहाँ के दरवाजे रानी के हुक्म देने तक किसी के लिए भी नहीं खोले जाएंगे। योदाहन के गांव का सरदार अहन के पास आकर उसे बताता है कि हाकजू ने महल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए इन्हें चैंग को उसके हवाले करना होगा। अहन मान जाता है, जिसे सरदार को भी हैरानी होती है। वो सिपाहियों के साथ उस घर में घुस जाता है जहाँ चैंग रह रहा है। ये लोग चैंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि योदाहन इन्हें रोक लेता है। वो सगादार सिपाहियों को बुलाता है जो हाकजू के साथ राजा के खिलाफ काम कर रहे, और ऐसे योदाहन अपने लोगों से उन सिपाहियों को मरवा देता है। यहाँ पता चलता है कि जिस रात चैंग ने योदाहन से बात की थी, उन्होंने उससे पहले ही इस बात की खबर दे दी थी कि सरदार ने उन्हें चैंग को बंदी बनाकर रखने के लिए कहा है। यानी चैंग का अपना कोई आदमी ही महल तक खबर पहुँचा रहा है, जिससे उन्हें हर वक्त चैंग का पता चल जाता है। इसलिए चैंग ने पहले से ज्यादा सावधानी बरतना शुरू कर दी थी। आसपास के गाँव के लोग योदाहन के गाँव के दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी सुरक्षा के लिए अंदर आना
करना चाहते थे। गाँव के सरदार इन्हें अंदर नहीं आने देता, जिसे देखकर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो सरदार को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद सारी जिम्मेदारी ले लेता है। लोगों को गाँव के अंदर ले लिया जाता है, जहाँ चैंग उन सबको ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। सीन दोबारा साथ रहने वाली प्रेग्नेंट औरतों पर आता है, जहाँ पता चलता है कि इन्हें जमा करने वाली रानी ही है। उनमें से एक औरत बेटी को जन्म देती है, जहाँ थोड़ी देर बाद ही दोनों माँ बेटी को कत्ल करके गायब कर दिया जाता है, जिसकी खबर बाकी औरतों को नहीं दी जाती। दूसरी तरफ रानी की नई नौकरानी उसे नहलाने के लिए मदद करने आती है, जहाँ ये राज खोलता है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि प्रेग्नेंट होने का नाटक रचा रही है। इसीलिए उसने प्रेग्नेंट औरतों को भी जमा किया है, जिससे उसे अगला राजा बनाने के लिए बेटा मिल जाए। सियोबी गाँव से बाहर जड़ी बूटियाँ जमा करने निकलती है ताकि लोगों का इलाज कर सके। यहाँ जो अभी भी उसके साथ था उसकी मदद करने आता है, जहाँ वो उसे एक वादी में जाने से रोक लेता है क्योंकि योदा अहन ने वहाँ जाने से मना किया था। सियोबी उसकी बात नहीं सुनती और वादी में मौजूद एक गुफा में घुस जाती है, जहाँ उसे वही फूल मिलता है जिसकी वो तलाश में थी। असल झटका इन्हें तब लगता है जहाँ फूलों के साथ इन्हें खून से लदी चादर बिछी हुई दिखती है, जिस पर जंजीरें लटकी हुई थी। हाकजू अपने सिपाहियों के साथ उस तरफ पहुँच जाता है जहाँ चैंग बाकी लोगों के साथ गाँव की सुरक्षा कर रहा था। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हाकजू अपने साथ एक बक्सा लाया है, जिसमें मौजूद ज़ॉम्बी पागलों की तरह बक्से से निकलने की कोशिशों में लगा है। शिन गांव के सिपाहियों को बंदूक चलाना सिखाता है, जिसे देख के चैंग योदा अहन से सवाल करता है कि अगर वो उसे जानते हैं, लेकिन योदा अहन उसे पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं, जबकि वो उसे जानते थे। रात होते ही चैंग के साथ बाकी सब गाँव की दीवारों पर खड़े होकर ज़ॉम्बीज़ के आने का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ काफी देर तक इनका किसी से सामना नहीं होता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सारे सिपाही आराम करने चले जाते हैं ताकि अगली रात की तैयारी कर सके। हाकजू, जिसने सुरक्षित जगह से उन पर नजर रखी हुई है, मुस्कुराते हुए नजर आता है, जहाँ उसके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलते हैं कि असल तबाही तो अभी बाकी है। अचानक हलचल होने लगती है और दिन होने के बावजूद दूर जंगल से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ गांव की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। सियोबी जो चो के साथ गुफा में थी, उसे भी ज़ॉम्बीज़ का एहसास हो जाता है, जहाँ वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज़ दिन की रोशनी की वजह से नहीं बल्कि सूरज की गर्मी से रुकते हैं। अब जबकि गाँव में सर्दियाँ आ गई है तो ये ज़ॉम्बीज़ 4 घंटे तक जिंदा रहेंगे। इसी दिल दहला देने वाली खोज के साथ हमारा ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।